विज्ञान, जिसे विशेष ज्ञान कहते हैं। और विशेष ज्ञान तब आएगी जब आपकी ज्ञान इंद्रियाँ, यानी टचिंग का, सूंघने का, सुनने का, देखने का, ये सारे ज्ञान इंद्रियाँ जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है और चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है, और वहाँ से जो एक अनुभव निकल के आता है, जो एक ज्ञान निकल के आता है, उसको ही हम विशेष ज्ञान यानी विज्ञान कहते हैं। और इस विशेष ज्ञान के माध्यम से ही आज देखिए बहुत सारा चीज़ आविष्कार हुए, बहुत सारे बीमारी के इलाज निकले, इस विशेष ज्ञान पे ही निकले। साइंस जो है सो स्थिर है, साइंस है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे बायो एनर्जी 3 आपका है, वात पित्त कफ, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। आपकी सनलाइट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। आपके मून लाइट है, चेंज नहीं होने वाला। रात होंगे, दिन होंगे, सब चीज़ है, एक साइंस है। अब इस साइंस में अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, विशेष ज्ञान को बढ़ाएं, तो वहाँ से चीज़ें हम लाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बॉडी को ठीक करती है। तो विज्ञान विशेष ज्ञान ही है, ये एक तरह से साइंस का पार्ट है, क्योंकि ये साइंस से ही आती है। और साइंस अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में एक नेचर है, अपने आप में एक एनर्जी है। और इस एनर्जी से हम कितना चीज़ सीख पाते हैं, हम कितना निकाल पाते हैं, हम कितना ज्ञान ले पाते हैं, ये विज्ञान है। और विज्ञान वास्तविक है वो भी, क्योंकि साइंस वास्तविक है, वो एक नेचर है, वो एक हकीकत है। और अगर हमने अपने लाइफ में हकीकत को सीख लिया, नेचर को सीख लिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रियल आयुर्वेद एंड रियल लाइफ स्टाइल। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग रियल चीज़ों को जान जाएंगे कि कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, आपकी डायबिटीज़ कैसे ठीक हो सकता है, बीमारी होती क्यों है, इसकी बेस क्या है, क्यों क्या ऐसा हो गया कि इतनी बीमारियां बढ़ रही है, तो ये विज्ञान, एक विशेष ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं कि तरह तरह की चीज़ें ऐसी बिना मतलब के ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं हो पाती है कि पार्टिकुलर किस बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्या उनकी कमियां हो रही थी, क्या उन्हें क्या कराना चाहिए था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को वैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनके मसल्स वीक पड़े हैं, सिस्टम काम नहीं करे, तो उनको हम कपाल भारती तमाम चीज़ें नहीं बोलते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, या उनको बमन क्रिया नहीं कराते हैं। तो ये देखना होगा पार्टिकुलर बॉडीज़ पे ये करता कि किसका क्या क्षमता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि चलने से, दौड़ने से हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनके सिस्टम अपना अलाउ नहीं करती है कि वो दौड़ पाएंगे, तो वैसे स्थिति में उनके लिए वो हानि होगी। खाना, ये चीज़ खाना, रॉ चीज़ खाना बहुत अच्छा, लेकिन रॉ क्या उनकी अग्नि उनको पचा रही है? जब अग्नि काम नहीं करेगी तो आप कुछ दुनिया का खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कचरा बनता है, वो टॉक्सिक बनेगा। हम कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ खाना चाहिए जिसमें लाइव है। अरे मैं मानता हूँ कि इसमें लाइव है, लेकिन ये लाइव जा कर के बॉडी का पार्ट ऑफ लाइफ बन रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये लाइव जाके सड़ तो नहीं रही। जैसे आप देखिए तो मार्केट में बहुत सारे फल सब्जियां सड़ जाती है, वो भी तो एक लाइव सड़ जाती है ना, तो वो कितनी टॉक्सिक पैदा करता है, गंदा पैदा करता है। तो ये ज़रूरी है कि अच्छे लाइव चीज़ खाएं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पार्ट ऑफ लाइफ बन रही कि नहीं, आपके बॉडी के अंदर जा कर के वो डिजॉल्व हो रही कि नहीं, पच रही कि नहीं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज कर दिया लाइफ का। जैसे हार्मोनल इनबैलेंस के जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस इसलिए आ रहे हैं कि हमारे अंदर जो ऑर्गन है, जो हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं, वो एक बायो एनर्जी वो भी है, बायोकेमिकल है वो। और इस बायोकेमिकल को हम काम करने नहीं दिए। सबसे पहले तो हम अपने अवस्था को चेंज कर दिए, अपने देश को चेंज कर दिए, अपने मिट्टी को चेंज करने में लगे हैं, अपने हवा पानी को मैं चेंज करने में लगा हूँ, गलत तरीक़ा से सांसें ले रहा हूँ, गलत तरीक़ा से खाना खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा केमिकलाइज प्रोसेस कर रहा हूँ, नहाने में, खाने में, टॉयलेट में, तमाम जो भी है, यहाँ तक कि मिट्टी से जो मेरी लगाव तो पूरी ख़त्म हो गया, और मिट्टी में भी बहुत सारा केमिकल्स मैंने इनटेक कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो केमिकल है, बायोकेमिकल है, वो डिसबैलेंस हो गए हैं।
कहीं कहीं कोई ज़्यादा सेक्रेशन कर रहे हैं, कहाँ कर ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा हार्मोनल चेंज हो गया बॉडी के अंदर। और देखते हैं हार्मोनल चेंज से जो भी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गया, इसके बाद आपका इन्फ्लेटिव की बीमारी है जो महिलाओं में पुरुषों में हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तमाम ऐसे चीज़ें जो गड़बड़ हो रही है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो तरह तरह के हार्मोनल चेंज हो गई है। और इसका सबसे बड़ा वजह है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इस कदर चेंज किया है कि अपने हवा, मिट्टी, पानी को चेंज कर दिया है, जो बेसिकली रूप से बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे बॉडी एक स्थूल बना हुआ है, स्थूल है बॉडी, ये क्या है, स्थूल है। और ये एनर्जी से चलती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी बन गई, सब कुछ हो गया, इंजन लग गए, सब पार्ट्स लग गए, लेकिन उसमें एक एनर्जी प्रोवाइड होती है। वो एनर्जी एक होती है कि उसके लिए एक ईंधन की आवश्यकता होती है जो उसको चलाए। दूसरी एक एनर्जी होती है जो बायो फोर्स है, जो एक साइंस से आती है। जैसे एक एयर का प्रेशर होना चाहिए, तमाम चीज़ें। जब स्टार्टिंग है तो एक जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, मोटो न्यूरॉन, यानी चीज़ों को चलाने वाला होना चाहिए। जैसे मान लिया कि आपकी गाड़ी में फ्यूल वूल बहुत है, लेकिन आप मार रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही है, वो करंट पास नहीं हो रही है, तो चीज़ें नहीं चलेगी, है ना। तो बॉडी को, लाइफ को माने बैलेंस करने के लिए आपको भोजन जो चाहिए, जो ईंधन है वो चाहिए, लेकिन उस पर भी ऊपर वर्क जो करने वाला है, जो बहुत सारे वाइटल फोर्स आपके बॉडी के अंदर हैं, जगह जगह पे वाइटल फोर्स हैं, वहाँ से एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी उसको चलाती है, वो एनर्जी प्रोस्टेट को चलाती है, वो एनर्जी आपको पेनियल ग्लैंड को चलाती है, वो एनर्जी आपको थाइमस ग्लैंड को चलाती है, वो एनर्जी आपके लीवर को चलाती है, वो एनर्जी आपके हार्ट को चलाती है। देखते हैं, बोलते हैं कि पेस मेकर मशीन लग गई हार्टों में। तो हार्ट में ब्लड थी, सब कुछ था, फिर भी मशीन क्यों नहीं? क्योंकि एक करंट नहीं पास हो रही थी, जिससे बॉडी नहीं चल रही थी। अब यहाँ पे बॉडी के जो पार्ट्स बांटे गए हैं, इतने सारे पंचकोश में, पंच कोश भी बांटा गया है। जैसे आपका अन्नमय प्राण, अन्नमय हो गया, यानी बॉडी जो अन्न से बनी, स्थूल जो बनी है। इसके बाद बॉडी विज्ञानमय, इसमें एक विज्ञान है, ज्ञानमय, इसमें एक ज्ञान है, आनंदमय, इसमें एक आनंद है, और मनोमय, इसमें एक मन की प्रवृत्तियाँ होती है जो थॉट एंड इमोशन करती है। इस प्रकार इन चीज़ों से बनी है आपका 5 पार्ट्स में। तो हम सभी तरह से बॉडी को देखते हैं कि कैसे हम इलाज करें कि बॉडी ठीक हो। किसी का मान लिया कोई ऐसे व्यक्ति है कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ ठीक है, खाना खा रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसको मनोमय कमज़ोर है, उसका मन कमज़ोर हो रहा है, उसकी मन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को रिसीव कर रहा है। तो वहाँ पे अगर हम उसके मनोमय पे काम करेंगे, अगर उसको हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मनोमय आपका सब कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका बेस नहीं काम करेगा तो आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। बेस क्या है? अन्नमय, यानी आपका बॉडी जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर अगर बैलेंस ना रहा, इसमें अपने गलत भोजन दे रहे हैं, बिना मतलब के खाए जा रहे हैं, बिना भूख के खाया जा रहा है, अंदर कचरा भरे जा रहे हैं, तो ये पच नहीं रही है, आम दोष बन रही है, तो आपका मनोमय ठीक हो नहीं सकता है, क्योंकि बेस खराब है। तो आप सोच के भी क्या करेंगे? सोच के पॉजिटिव जो कचरा डाले जा रहे हैं वो हट नहीं जाएगी ना, आप सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके विज्ञान में आपका हर कोई भी, जब बेस आपका कमज़ोर, आपकी रूट ही सही नहीं है, तो आप पत्ते पे, डाली पे कितना भी आप काम करेंगे तो काम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आपको बड़ा एनर्जी देगा। वो क्या है? जैसे कहा जाता है 7 चक्रा आपके बॉडी के अंदर है, तो 7 चक्रा वो एक तरह से समझिए कि जंक्शन है जगह जगह पे पूरे बॉडी को कैप्चर करने के लिए। और इस 7 चक्रा कोई अग्नि को देता है, कोई वायु को स्टिमुलेट करता है, प्राण शक्ति, ये सभी चीज़ों को अलग अलग संचारित करने वाले हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट हो चुके हैं। अब जैसे आपके नाभि के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन कुल देखा जाए तो बॉडी के अंदर 3 करोड़ नाड़ियाँ हैं। उसमें से 72 में से कुछ 700 नाड़ियाँ जो बहुत अच्छा भागीदारी कर रहे हैं, उसको भी और
सिंप्लीफाई करके वो नाड़ियाँ टोटली 24 पे आ गई हैं, और इन 24 के बिहेव्स पे बहुत सारे काम होते हैं बॉडी को जानने के लिए। नाड़ी परीक्षण वगैरह जो होती है ये सारे होते हैं। अब इसमें भी 3 नाड़ियाँ मुख्य हो गई आपका है सुषुम्ना नाड़ियाँ, जो बीच की नाड़ियाँ हैं, इंगला और पिंगला। यानी पिंगला माने पीला, और वो गर्म है, वो राइट साइड होती है, वो लीवर साइड होती है। इंगला जो लेफ़्ट साइड होती है, जो चंद्रमा का एक पार्ट है, जो शीतलता प्रदान करती है, जो जिसे कफ एक बड़ा बोल सकते हैं कि कफ को चलाने वाली होती है, वो कफ को चलाती है, ठीक है। और पिंगला जो पित्त को चलाती है, और सुषुम्ना जो है जो वायु है यानी बात है, और ये क्या करती है कि आपके पित्त को और कफ को दोनों को बैलेंस करती है, दोनों को कैरी करने का काम करती है। क्योंकि अपने आप में पित्त कहीं नहीं जा सकता, अपने आप में कफ कहीं नहीं जा सकता है, उसको ले करके जाने वाला, कैरी करने वाला, पूरे शरीर में घुमाने वाला, यानी शक्ति देने वाला, यानी पूरे शरीर में जब ये घूमती है तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम प्रॉपर वे में अग्नि को पूरे बॉडी में नहीं घुमा पाएंगे, अगर हम कफ को नहीं घुमाएंगे, तो कफ क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कुक हो जाता है। उसको कुक कौन करता है, तो आपका पित्त करती है, जो साथ में वो अग्नि रहे, केवल कफ से काम नहीं चलेगी, तो वो उसको पकाएगी। और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, इन दोनों को कंबाइंड करना, पूरे शरीर को देना, ये जो जितने वर्क हैं कैरेबल करने वाला, तो वो है आपका बात है। जो सुषुम्ना जो है आपका बात के करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि बहुत लोगों को जैसे पैरालिसिस अटैक हो गया तो कभी राइट साइड चली जाती है, तो किसी का लेफ्ट जाती है, और किसी का दोनों साइड चला जाता है। अगर राइट गया तो आपका समझे कि पित्त वाली जो नाड़ियाँ हैं, जो पित्त है, जो आपका पिंगला है, वो काम करना बंद कर दिया। और ये आपका लेफ्ट है जो आपका इंगला काम करना बंद कर दिया। और अगर दोनों साइड ख़राब हो गया तो आप ये समझिए कि सुषुम्ना नाड़ी वो काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे माइंड में अलग से जोड़ी गई आपकी जो सर है ना, ये राइट और लेफ्ट, तो इसमें काम करने की जो क्षमता है, दोनों को अलग अलग काम दिया गया। जैसे लेफ्ट राइट को संभालती है और राइट लेफ्ट को संभालती है। सबसे बड़ी बात ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लेफ्ट राइट को संभालती है और राइट लेफ्ट को संभालती है। ऐसा क्यों होता है कि अपने आप में कोई किसी को नहीं संभालता, उसको संभालने के लिए दूसरा की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कफ पित्त को बैलेंस करके पित्त को संभालती है, और इसके बाद पित्त क्या करती है कि कफ को संभालने का काम करती है। क्योंकि कफ अपने आप में बढ़ते चला जाएगा तो उसको बैलेंस पित्त करती है, और पित्त को कफ करती है। इसलिए राइट लेफ्ट को संभालती है और लेफ्ट राइट को संभालती है, और इन दोनों के बीच को जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है वो आपका सुषुम्ना जो बीच का है जो वायु करती है, ठीक है। तो इस प्रकार बॉडी की पूरी तरह से संरचना है। और बॉडी को अगर देखा जाए तो हम थोड़ी सी और इसको विशेष रूप से ले जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि परमात्मा है, आत्मा है और मन। जो मन हमारे बॉडी में आती है, और ये मन थॉट इमोशन पैदा करती है, और इस इमोशंस के बिहेव पे आपके फिजिकली वर्क होते हैं। उस पे सारे चीज़ें की एक एनर्जी, जैसे लाइट आपके घर में आए तो पंखा चल रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर सब चल रहे हैं, सब में अलग अलग पार्ट्स लगे हुए, अलग अलग विशेषता है। जैसे फैन का विशेषता घूमने का, तो वो घूमेगा, उसमें वो लाइट नहीं देगी क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है लाइट देने वाला। वहीं पे अगर आपके लाइट में जाती है तो गुण है लाइट में वो जलने का, वो रोशनी देने का। और किसी चीज़ों में जाता है तो वो टेम्परेचर देने, जैसे हीटर है वो उसमें गुण है हीट करने का, टेम्परेचर देने का। और वही एनर्जी आपके फ्रिज कूलर में चल जाती है, एसी में तो ठंडा करने का, उसमें गुण है उसको कूलिंग करने का, कूल करेगा। वही एनर्जी से, सेम एनर्जी से सारा वर्क हो रहा है आपके बॉडी के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि शरीर के अंदर जब भी कोई एनर्जी प्रवेश करता है तो सब लीवर अपना हीट पैदा कर रहा है, एंजाइम पैदा कर रहा है, हार्ट आपको ब्लड की सर्कुलेट कर रही है, तमाम ऐसे ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं, किडनी फिल्टर करने का काम कर रही है। तो देखिए आपके बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी, जैसे थिंक, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी बुद्धि चली जाएगी। अगर बुद्धि किसी का कमज़ोर हो गया तो समझिए कि अग्नि भी उसकी कमज़ोर हो गई है, उसकी अग्नि सही से काम नहीं कर रही है तो वो काम करता ही नहीं है बुद्धि, क्योंकि उसको भी एक एनर्जी चाहिए। तो पूरे होल बॉडी को सोचने के लिए, चलने के लिए, करने के लिए, अगर जो चीज़ें, जो पार्ट्स आपके कमज़ोर है, समझिए कि वो वाले एनर्जी काम नहीं कर रहे हैं, या एनर्जी प्रोवाइड है, हम जिंदा हैं फिर भी वो चीज़ नहीं काम कर रही है,
तो समझिए कि पार्टिकुलर उस पार्ट का एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। अगर इसमें दो चीज़ हो सकता है कि उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा तो भी वो ऑर्गन नहीं काम करेंगे, वो थिंकिंग नहीं काम करेंगे, या ब्लड सप्लाई होने के बाद उसमें हो सकता है कि करेंट पास नहीं हो रहा होगा तो भी वो काम नहीं करेगा। ये पूरे होल बॉडी की बात है। तो इस प्रकार पूरे बॉडी से ही सब साइंस विकसित हुई है, पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। इससे बहुत सारे मशीनें बने हैं, इसके कॉपी करके बहुत सारे मशीनें बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि गुण की कितनी विशेषता हो गई है। बल्ब है, जलने वाला है वो तो जल रही है, पंखा चलने वाली है तो चल रही है, एसी कूलिंग करने वाला कर रही है, उस पर गुण है। आपका बल्ब एसी का काम नहीं करेगा, आपका पंखा वो बल्ब का काम नहीं करेगा, क्योंकि गुण भी होना चाहिए ना। हमारे अंदर वाली एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दिया लेकिन उसमें गुण नहीं है, वो फ्यूज है तो वो जलेगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। तो वो स्थूलता नहीं है, वो स्थूल स्वस्थ नहीं है, वो फिजिकल जो बॉडी है वो स्वस्थ नहीं है। तो आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा ना, वो भी नहीं काम करेगा। जैसे बल्ब फ्यूज है, बल्ब में वो विशेषता नहीं, वो गुण ही ख़त्म हो गया है जलने वाला। तो आप कितना भी एनर्जी उसमें डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से बेस लेनी है कि बेस सही होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली वर्क को अगर हम आयुर्वेद से चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, उसके ऑर्गन को सही नहीं रखेंगे, उसको सही दिशा नहीं देंगे, तो आप कितना भी एनर्जी भी प्रोवाइड करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं कि मृत शरीर में एनर्जी नहीं होती है और मृत शरीर में एनर्जी नहीं डाली जाती है। और मृत शरीर तभी होती है जब वहाँ पे कोई ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, पर्टिकुलर हार्ट पूरे फेल हो गए तो मर जाता आदमी। एनर्जी रहना चाहिए था ना उसके अंदर, एक हार्ट फेल होने के बाद वो निकल जा रही है। इसका मतलब कि जो स्थूल शरीर है, जो फिजिकली शरीर है, वो एनर्जी को खींच के रखती है। वो एक ऑरा, एक तरह से बोलते हैं कि ऑरा आपके चारों शरीर के चारों तरफ ऑरा है, और ये ऑरा क्या कर रही है कि ये जो प्राण है, जो प्राण में है, प्राण में कोष जो बोलते हैं, प्राण में कोष में ये हमारी सांसें जाती है आती है और आपके ऑरा उसको खींच के रखती है। बॉडी उसको जाने नहीं देती है, क्योंकि पावर है, आपके सारे ऑर्गन में पावर है, तो वो प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसे भी जब घर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसमें हम नहीं रह पाते, हम रेसिडेंशियल होते हैं, वो निकल जाते हैं। उसी प्रकार प्राण भी शरीर से निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर बातें चलेगी तो लंबी जा सकती है। और मेरा ये कहना है कि जो मैंने बताया कि शुरू में शरीर का जो संरचना है आपका पंच महाभूत से शरीर आपका बना हुआ है। आपके उसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है ना, इसके बाद उसमें जल है, पृथ्वी है। ये पंच महाभूत जब कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक क्या बन जाते हैं, एक शरीर बन जाते हैं, एक स्थूल बन जाते हैं। और परमात्मा एक ट्रांसफॉर्म है बहुत बड़ा, और उस परमात्मा से एक आत्मा, एक लाइट कनेक्ट होती है। जैसे आपके कहीं भी ट्रांसफॉर्मर से एक बिजली आप लेते हैं, घर के सारे लाइटें जलने लगती हैं, उस प्रकार ये आत्मा आती है। और आत्मा जब आपके चीज़ों में प्राणिक उसमें वहाँ पे बैठ जाते हैं, वो आत्मा फिर मन को एक ताकत देती है, मन फिर काम करने लगती है, वो थॉट इमोशन करती है, और फिर बॉडी पूरे बॉडी को चलाती है। जैसा थॉट जैसा इमोशन करेंगे, बॉडी उस टाइप से ही बिहेव्स करते हैं। तो बॉडी को 5 कोषीय जो चीज़ों में बांटा गया है, जिससे देखते हैं कि मन की खराब हो जाना, किसी की विज्ञान यानी यादाश्त कमज़ोर हो जाना, बहुत ऐसे चीज़ें हैं, यानी फिजिकल ख़राब हो जाना। तो इन सभी को अलग अलग रिपेयर उस ढंग से, उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से दिया जाता है। इसीलिए आज हमारे बॉडी में जैसे योग है, एक्सरसाइज का, ताकि शरीर अगर कहीं भी रुक जाएगी ना, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी लेस हो जाएगी। शरीर रुक जाएगी तो वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि बॉडी जब चलती है तो अल्कलाइन मोड में रहती है, चीज़ें फिल्टर होते रहती है, काम करते रहती है, सभी को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन सही से नहीं मिलना ही बॉडी एसिडिक हो जाना, उसी को बोलते हैं कि बॉडी एसिड।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि लोग अपने बिजी शेड्यूल में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए उसको वर्क करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज, जिससे आपके मसल वगैरह सारी चीज़ को ऑक्सीजन मिलेंगे प्रॉपर वे में, तो वो स्वस्थ रहते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में योग और एक्सरसाइज का महत्व दिया गया। वो रियल में एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, इस पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है। हमारे अच्छे आहार और विहार भी दिया गया। अच्छे आहार विहार नहीं रहेंगे तो हम चीज़ों को सही नहीं रख पाएंगे। एक सही भोजन एक सही टाइम पे शरीर को एनर्जी नहीं दे पाएंगे तो शरीर वो काम नहीं करेगी। कहा जाता है कि कोई भी हवा पी करके नहीं रह सकता या कोई केवल पानी पी करके नहीं रह सकता, उसको अनाज भी ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरी है वो हवा है, उसके बहुत कम टाइम में ही आदमी डेथ कर सकता है और जल्दी जब बॉडी में जाते हैं तो ठीक भी हो जाता है आदमी। सेकेंड में आपका पानी है और थर्ड में आपका अन्न है। अन्न आपको लंबे टाइम तक स्टेबलाइज करती है चीज़ों को, तो सब कुछ ज़रूरत है। और इसमें हम आहार विहार जो करते हैं, दिनचर्या करते हैं, ऋतुचर्या करते हैं, तो एक काल और दो सब कुछ आपके बॉडी को महत्वपूर्ण स्थान रखने में, यानी बॉडी को सही रखने में काम में आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा जाता है कि आपके शरीर में अन्न सही से जा रही है, प्राण शक्ति भी सही से आ रही है, पानी भी सही से पी रहे हैं, अच्छे नींद भी ले रहे हैं, है ना, आप खुश भी हैं, तो इस टाइप से बॉडी क्या होती है, स्वस्थ होता है। बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है तरीक़ा से, तो वो स्वस्थ होती है। लेकिन हम बॉडी को गलत तरीक़ा से बिहेव कर रहे हैं, उस पर गलत आचरण कर रहे हैं, इससे बॉडी ही ख़राब हो रही है, बॉडी एल्कलाइन नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि दुनिया का प्रत्येक चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी पूरी सिस्टम से जो बनी है, पंच महाभूत है। अब ये बॉडी जब टूट जाती है, बिखर जाती है, तो देखते हैं कि सब हवा पानी फिर शरीर बन जाती है। कोई शरीर का पार्ट्स मिट्टी में, जो मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो पंच महाभूत में मिल जाते हैं। फिर पंच महाभूत कनेक्ट होगा तो फिर एक फिजिकल बॉडी बन जाती है। उसी प्रकार जैसे आत्मा परमात्मा मिल जाता है, फिर परमात्मा आत्मा में, ये चीज़ें चलती रहती है, ये स्थिर नहीं रहती है। तो बॉडी को इस टाइप से हम समझ सकते हैं। और जहाँ तक की बात है, सूंघने का क्षमता, देखने का क्षमता, सुनने का क्षमता, खाने का क्षमता, ये सब के अलग अलग ताले लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं, सब इस पे ही काम करता है। किसी का वायर कनेक्शन हट गया तो वो कान है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा है, नाक है लेकिन उसको सूंघने की क्षमता चली गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यों चली गई है? हो सकता है कि जो लास्ट वहाँ से जो मैसेज फॉरवर्ड करने वाला चीज़ें हैं, वहाँ के सेल्स मर गए हैं तो वो नहीं होगी, या ब्लड की सप्लाई रुक गई होगी जिससे चीज़ें वर्क करना ही बंद कर दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो बॉडी एक बड़ा ही साइंस है, और इस साइंस को समझने के लिए विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। और वो ज्ञान हमारे ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब चीज़ें जब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से और चीज़ों को समझते हैं तो वो एक विशेष ज्ञान पैदा करता है, एक विज्ञान पैदा करता है। इस विज्ञान के माध्यम से ही हम साइंस को समझ पाते हैं। और साइंस इज़ ए पावर, इज़ ए नेचर, एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एक एनर्जी है। और एक और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो एनर्जी ज़्यादा होती है उसका ही वर्चस्व होता है। अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। जो ज़्यादा एनर्जी है जहाँ पे, वो उसकी ही जीत होती है। तो एनर्जी किसका ज़्यादा है? जैसे मान लिया कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, अकेले हैं और 10 डाकू हैं, तो आपको वो काट देंगे, मार देंगे, क्योंकि उसका एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है ना। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसकी ही जीत होती है। बॉडी के अंदर बीमारियों में भी ऐसे होता है। अगर आपके बॉडी के पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो बीमारी नहीं करने वाले तथ्य बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो आप नेगेटिव चीज़ डाल भी दिए कि कोई केमिकल डाले हुए हैं, देखते हैं कोई सांप काट लिया तो बहुत लोग डेथ कर जाते हैं, बहुत लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इतना ज़्यादा है। जो बॉडी को बचाने वाला एनर्जी ज़्यादा है तो फिर वो मर नहीं सकता है। कोई आदमी कुछ केमिकल खा लेता है फिर भी नहीं मरता है, कुछ लोग थोड़ा भी खाता तो मर जाता है। तो वहाँ पे वो उसकी चीज़ें डोमिनेट कर गया, जो डोमिनेट करेगा वो उसी का ही जीत होती है लाइफ में। एक एनर्जी है, एनर्जी ये नहीं देखता है कि आप कितना ईमानदार हैं, एनर्जी ये नहीं देखता है कि आप कितना बेईमान हैं। जहाँ पे जो एनर्जी डोमिनेट करेगा उसकी ही जीत होगी। एक साइंस है,
ये ट्रुथ है, सही है कि बल है ना, एक बल है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी जो ज़्यादा होगा उसकी जीत होगी। ये तो एक साइंस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आपके यहाँ विज्ञान रूपी, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान से एक इस एनर्जी को किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है, ये करके आप बड़े से बड़े कैंसर और असाध्य से असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हम इस पे विशेष और बात करेंगे एक एक पार्ट पे। बहुत सारे बीमारियां के तथ्य होती है, जैसे हम कोई भी बीमारी पे इलाज करते हैं तो उनमें देखा जाता है। अब जैसे लीवर है, फैटी लीवर, तो उसका कारण क्या हुआ, बेस हुआ। अब जैसे मॉडर्न मेडिकल क्या कर रही है कि चीज़ों को तो रिपोर्ट निकाले कि आपके फैटी लीवर है, वहाँ पे उसकी साइज़ बढ़ गई। लीवर पहले इतना साइज़ था तो अब लेकिन उसकी साइज़ बढ़ चुकी है। तो ये साइज़ बढ़ी क्यों, क्या कारण हुआ कि साइज़ बढ़ने का? अगर उस बेस को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कॉज पकड़ना है। अब नाड़ी परीक्षण हो गया आयुर्वेद में, तो हम करते हैं कि भाई आपके लग रहा है कि कहीं पे ब्लॉकेज है, तो बस वो एक डायग्नोस हुआ, लेकिन ब्लॉकेज क्यों हुआ इस पे भी जा कर के हमें काम करने की ज़रूरत है। उस डायग्नोस को अगर हम समझेंगे, कॉज की डायग्नोस को समझेंगे, तो जाके काम कर पाएंगे कि कॉज का डायग्नोस क्या है। दो चीज़ है, एक जो बीमारी हुए उसकी लक्षण होना, यानी उसकी लक्षण आना, और जो बीमारी पैदा कर रहा है उसके एक हेतु, यानी बीमारी क्यों पैदा हो रहा था। तो अगर हम हेतु को भी डायग्नोस नहीं कर पाएँ, केवल हम डायग्नोस कर पाएँ कि जो बीमारी है उसके लक्षण के आधार पे उसको सिस्टम को देख करके बस ये बीमारी है, तो हम काम नहीं कर सकते जब तक हम उसके हेतु यानी पैदा कौन कर रहा था। क्योंकि मैं तत्काल उस पर काम भी कर लिया तो रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को, बाद में फिर वो हेतु जब रहेगी तो वो बीमारी को फिर पैदा कर देगी। तो हमें दो तरह से डायग्नोस को देखना है। एक डायग्नोस की जो करेंट क्या है बीमारी वो देखना है, और दूसरी डायग्नोस देखना है कि बीमारी कारण जो पैदा कर रहा है वो क्या चीज़ है। कहीं अब कारण में बहुत चीज़ हो सकता है, आपका हो सकता है कि समय भी एक होता है कि काल जिसको बोलते हैं, कहीं आपकी समय सही नहीं चल रही है, आप सही समय पर भोजन या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से आपको बीमारी हो सकती है। हो सकता है कि आप गलत खाना खा रहे हो, वो आपको कर रहा है। हो सकता है कि आपके जो फिजिकल बॉडी का एक्टिविटीज़ है वो गलत तरीके से चल रहा है, वो भी कारण बनेगा। हो सकता है कि आप गलत देश में रह रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही है, वहाँ का हवा पानी जो कहा जाता है ना कि वो हवा पानी नहीं सूट कर रही है, तो उससे भी बीमारी पैदा होती है। तो बहुत सारे कारण हैं जो बीमारी को पैदा करते हैं। इन कारण को ही ढूंढ करके अब जैसे जो बीमारी पैदा हुआ उसका बीमारी का गुण क्या है, कैसे पैदा हुआ, और जो पैदा करने वाला कारण है वो उसके साथ मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो उस गुण को हटा दीजिए जो बीमारी को पैदा कर रहा है। तो निश्चित है कि जो एक बड़ा गुण पैदा किया है, एक छोटा गुण मिल करके एक बड़ा गुण को पैदा कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बड़ा मांस का टुकड़ा बना हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं छोटे छोटे मांस डिपॉजिट होकर के ही बड़े बने होंगे ना। तो हमें अब वो क्यों बन रहे थे, तो उस गुण को हटाएंगे, छोटे गुण हट जाएंगे, तो ये मांस के टुकड़ा धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि एनर्जी पूरे बॉडी के अंदर है, स्थूलता है, इन सभी को कोऑर्डिनेट करके एक विशेष माने गहराइयों में जा कर के अगर काम को किया जाए कि कहाँ पे क्या करना है। जैसे हम पुराने ज़माने में जाते थे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे रहती थी, बॉडी कैसे काम करता था, बॉडी को थोड़ा सा भोजन के लिए कितना ज़्यादा चलना पड़ता था, और सारे चीज़ देखिए उल्टा हो चुका है। पहले लोग सोते कैसे थे, बिना पिल्लों के लोग सोते थे, तो उसका वजह क्या होता था, आखिर नेचर ने सब बनाया पूरी की बॉडी को, किसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। अब कभी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोग मोटे मोटे पिल्लो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सर बहुत हाइट की ओर जाती है। तो कोई भी चीज़ जब हाइट की तरफ जाएगी तो वहाँ पे किसी चीज़ को पहुँचाना दिक्कत होता है। अब जैसे माइंड को ब्लड की ज़रूरत है, हाइट पिल्लो ले रहे हैं तो ब्लड ऊपर की ओर ले करके जाना एक ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कोई सामान को जैसे आप मान लिए कि सेकेंड फ्लोर पे पहुंचाना है, थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना है, तो आप पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन उसको नीचे गिराने में आसानी से गिर जाएगी। तो कभी कभी कोई ब्लड सर्कुलेट करने में अगर बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो आप देखिए कि कहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रही, जिसके शरीर उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, तो हम उस पोजीशन को चेंज करके भी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद बहुत तरीका है भाई आपके अंदर ठीक करने का, बॉडी को समझने का कि क्या हो रहा है।
कहीं पे हीट दे के बॉडी को ठीक कर देंगे, कहीं पे कूलिंग करके बॉडी को ठीक कर देंगे। एक गुण है, क्या गुण पैदा हो रहा है तो उसके हम एंटी में क्या काम करते हैं। हमारे पूरे जो आयुर्वेद में है ये चीज़ें पूरी तरह से सब चीज़ सिखाया गया है। वाइटल फोर्स है जिसको मर्म चिकित्सा बोलते हैं, सारा चिकित्सा वैदिक युग में जो भी चिकित्साएं हैं पूरी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। अब लोग आकर के पूरी तरह से विस्तार से उसको बता नहीं पाते हैं या चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। अब ये चीज़ों को छोटे छोटे रूप में तोड़ दिया गया। जो हज़ारों वर्ष पहले जो चीज़ें बनी थी और अभी भी स्टेबलाइज है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अब इन चीज़ों को कोई नेचुरोपैथी के रूप में तो कोई सब अपना पैथी अपना इसको बना लिया है। अलग अलग कोई एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, टोटली चीज़ मर्म एक्यूप्रेशर, पहले से मर्म टच करने का, उसकी प्रेशर की कितनी प्रेशर से उसको टच करना है, कितना प्रेशर करना है। ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो आपका स्विच भी टूट जाएगा, स्विच जो रहता है ना, तो भी दिक्कत होगा। तो हमें उसकी एक प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर देना है। ये पूरी तरह से आयुर्वेद में सब चीज़ वर्णित है, वैदिक युग में सब कुछ वर्णित है। अब हम इन चीज़ों को पूरी तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कि जो नेचुरोपैथी है, तमाम जो पद्धतियां हैं, छोटी छोटी पद्धतियां जो आज काम कर रही है, वो बिखरी है, टूटी है अपने आप में। माने उसका एक रूप है। जैसे एक देश इंडिया से चीज़ें टूट करके कोई दूसरा देश बन जाए तो बोलते हैं हम तो अलग कर रहे हैं, हम अलग हैं। ऐसा नहीं है, सब सेम ही चीज़ है। अब उसको अलग अलग लोग उसको दर्शा रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक होल बॉडी पे काम करना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ना। एक हम छोटे छोटे टुकड़े में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हाँ, ये है कि विशेष उस टुकड़ा का यूज हो जाएगा वहाँ पे तो वो चीज़ों को ठीक। जैसे मान लिया कि आपके बॉडी है और कहीं पे जाकर के ब्लड रुक जा रही है, ब्लड रुक गया, तो हम क्या करेंगे, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया, पार्टिकुलर एरिया को, तो हम चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर सिस्टम केवल गड़बड़ थी तो, लेकिन अगर बॉडी का मेन पार्ट में, अगर आपका अग्नि पार्ट में या कहीं पेट के पार्ट में चीज़ें अगर नहीं काम कर रही हैं अंदर से, और हम कहीं भी हाथ की उंगलियों को दबाए जा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तत्काल एक प्रेशर पड़ेगा, फिर वहीं के वहीं सिस्टम आके चली जाएगी। यानी हमें बीमारियों को ठीक करने की होल पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। होल पार्ट पे हम छोटे छोटे, जैसे आज देखते हैं आँखों के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं, ENT जिसको बोलते हैं आँख कान के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर अलग हैं। तो ये डॉक्टर कभी भी बहुत विशेष चीज़ नहीं दे सकते हैं, विशेष काम नहीं कर पा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि स्पेशलाइज है उसका, तो स्पेशलाइज तब आप काम कर पाएंगे जब पार्टिकुलर एरिया में अगर दिक्कत है तो आप तो वहाँ पे सफलता हो जाएगी आपको। लेकिन अगर बॉडी के होल को ऐसी पार्ट से वो दिक्कतें आ रही है जहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अनसक्सेस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी के अगर इलाज करना है, बॉडी के बारे में जानना है, तो होल पार्ट्स को जानिए। इसके लिए आपको मर्म चिकित्सा से लेके योग, प्राणायाम, क्या खाना, आहार विहार, निद्रा, कैसे सोना, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब सारा चीज़, मेडिटेशन, जो भी कहिए, इन होलिस्टिक अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिहेव पे और वो अप्रोच इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है शरीर के अंदर, उसके बिहेव पे हम क्या देंगे, क्या इसको योगा की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बॉडी ही सपोर्ट नहीं करे तो मेडिटेशन कर नहीं पाएगा ना। उनको बोलेंगे ज़बरदस्ती मेडिटेशन करो ठीक हो जाएगा, होगा ही नहीं। क्योंकि इसीलिए तो आयुर्वेद को निकाला गया कि पहले के लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, धर्म करते थे, काम करते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते थे, तो उनको बाधा आता था क्योंकि वो बीमार थे, उनके सपोर्ट नहीं करता था शरीर। तो उनको मरम्मत करने के लिए, उनको हीलिंग करने के लिए ही ये सब पद्धतियाँ बनाई गई ताकि वो अपने मोक्ष को प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें एक एंगल से चीज़ों को नहीं देखना है कि बस तुम पॉजिटिव सोचो, तुम पॉजिटिव। अरे व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, उसके कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, उसके स्थूलता में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, हम उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। केवल हम पॉजिटिव सोचो इस पर नहीं काम हो सकती है। हमें एक एंगल से देख करके काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें होलिस्टिक एंगल देखना होगा कि कहाँ से कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है, कौन सा गुण प्रबल हो रहा है। इन सभी चीज़ों को अगर हम नहीं देखेंगे तो पार्टिकुलर एक पार्ट को पकड़ करके अगर हम कर रहे हैं तो एक तरह से वो अपना एक काम आपका हो सकता है, आप सहयोग समाज को कर सकते हैं पार्टिकुलर एरिया से। लेकिन होलिस्टिक अगर अप्रोच की बात होगी और अगर फंक्शन डिसबैलेंस होगी, कनेक्शन कहीं से और मिल रही है और आप नहीं वहाँ पर जा पा रहे हैं, तो आप उन बीमारियों को, उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में सब तरह के स्नेहन पान दिया गया है कि जहाँ पे
फ्रिक्शन नहीं हो, जहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है, जैसे बोलते हैं ना कि घर्षण बल होना, वे फिजिकली बोलते हैं कि घर्षण वहीं पे होगा जहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा रुखरा रहेगा, वहाँ पे ड्राई रहेगा तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा। तो हम आयुर्वेद में उसको स्नेहन करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायो है, बायो एनर्जी भी है शरीर के अंदर, फिजिक्स भी है आपके शरीर के अंदर, केमिस्ट्री भी आपके शरीर के अंदर, क्या चीज़ घुलने के बाद क्या बनता है, पीएच मान कैसे क्या बनता है। तो ये पूरी केमिस्ट्री को भी एंगल लेके के देखते हैं, पूरी फिजिक्स को एंगल लेके के देखेंगे, कोई बायोलॉजी को एंगल लेके के देखेंगे, तो चीज़ों को हम बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। और पूरी चीज़ अगर इसको विस्तार किया जाए, पूरी फिजिक्स से अगर जोड़ा जाए तो बॉडी पूरी जोड़ती है, अगर केमिस्ट्री से पूरा जोड़ा जाए तो बॉडी जोड़ती है। और देखते हैं कि जैसे केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि शोधन, मारन क्षमता, ये सब करते थे ना, हम पढ़ते थे। तो आज भी शरीर के अंदर कोई भी केमिस्ट्री चीज़ देते हैं, जैसे धातु की चीज़ डालते हैं, आयरन डालते हैं, गोल्ड डालते हैं, तो उनको भी हम डायरेक्ट गोल्ड को नहीं दे सकते हैं बॉडी के लिए, उसके लिए शोधन करना पड़ता है, उसके लिए उसको शुद्धता किया जाता है ना, उसको भस्म उस टाइप से बनाया जाता है कि ताकि बॉडी का एक पार्ट वो बन सके, वो एक बॉडी में मिल सके। और हम कोई चीज़ डाल रहे हैं जो बॉडी का पार्ट बनने लायक नहीं है, तो बॉडी का बनेगा नहीं, वो टॉक्सिक बन जाएगा। यानी कोई भी चीज़ दुनिया का डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए कच्चा भस्म डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो बॉडी का पार्ट बनने वाला नहीं है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि आपको लौह तत्व की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी का, और डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये भी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या उनको लौह तत्व यानी वो भस्म की ज़रूरत है या नहीं। आज हम बहुत सारे मेटल्स का प्रयोग कर रहे हैं बीमारियों में, पहले से वो चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। पहले मेटल्स लोग बहुत कम टच रहते थे, पहले मिट्टी से ज़्यादा लगाव रहते थे, लेकिन आज हम मेटेलिक हो चुके हैं, ज़्यादा कलरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, और उन चीज़ों को अभी भी हम बीमारी में उसी टाइप से यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम एक गुण जान रहे हैं कि बस स्वर्ण देने से ये काम होती है, लौ देने से काम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या उनकी ज़रूरत है, उनके बॉडी आवश्यकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी डिसाइड करना ज़रूरत है। इसकी भी डायग्नोस जरूरी है कि बस लौह तत्व की कमी है कि नहीं। अब हेमोग्लोबिन किसी कम रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल लौह तत्व से ही वो कमी होती है, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी की डिसबैलेंस हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं चल पा रही, जिसके वजह से ब्लड की कमी हो रही है। तो हमें वो चीज़ें राइट वे में, राइट नॉलेज से देखना ही होगा कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। अगर इस टाइप से पूरे होलिस्टिक अप्रोच दिया जाए बॉडी को, तो हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो दुनिया में प्रत्येक का गुण अलग अलग है, सब कारगर होती है। एक चाकू का भी अपना गुण है, जो टाइम पे, समय पे अच्छा काम भी कर देती है, वो चाकू समय पे गंदा काम भी कर देती है, उसका यूज हो सकता है। तो हमें चीज़ों को, सबको नेगलेक्ट मान करके या किसी को अपना करके नहीं चला जा सकता है। हमें उन चीज़ों को ही देखा जा सकता है कि ज़रूरत किसकी है, किस गुण की ज़रूरत है शरीर में, तो जाकर के हम काम कर पाएंगे। अब कुल मिला के बात को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू।